Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to cover the part third of the chapter the Indian Constitution. ठीक है, लेट्स बिगन. तो अभी तक हमने कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन समझी थी. अब हम समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कब गया था और कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग किस तरीके से हुई थी, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. ठीक है. By the beginning of the 20th century, the Indian national movement had been active in struggle for independence from British rule for several decades. तो हमारे देश ने आज़ादी के लिए बहुत सारे मूवमेंट किए. उन मूवमेंट्स को कहा जाता है इंडियन नेशनल मूवमेंट्स. ठीक है. बहुत सारा संघर्ष किया ताकि हम क्या हो सके, आज़ाद हो सकें, ब्रिटिश के अंडर, ब्रिटिश रूलर्स से आज़ाद हो सकें. ठीक है. और इसे करने में कई कई दशक लग गए. दशक का मतलब होता है, डिकेड्स का मतलब होता है 10 ईयर्स. ठीक है. तो बहुत सारा समय लगा और हम लोग फिर आज़ाद हो गए. तो ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट had devoted a great deal of time to imagining and planning what a free India would be like. तो जब हमें ये लग रहा था 1947 से पहले 1945 के आसपास तक हमें ये पता चल गया था कि अब हम आज़ाद होने वाले हैं. तो जो हमारे लीडर्स थे, नेशनलिस्ट थे, जो लोग हमारे आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उन्हें ये बात समझ में आ गई थी कि अब हम आज़ाद होने वाले हैं. तो उन्होंने एक फ्री इंडिया कैसा हो उसके लिए पहले से ही प्लानिंग कर ली थी. ठीक है. Under the British, they had been forced to obey rules that they had very little role in making. तो ब्रिटिशर्स के अंडर जब इंडिया था तो उसमें इंडिया का रोल बहुत ही कम था. ठीक है. बहुत ही कम रोल था. ठीक है. और हमें केवल और केवल जो रूल्स ब्रिटिशर्स बनाया करते थे हमारे लिए, केवल और केवल वो रूल्स ही हम फॉलो करते थे. ठीक है. हम अपनी तरफ से कोई भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते थे. ठीक है. The long experience of authoritarian rule under the colonial state convinced Indians that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government. तो ये जो पुराना हमारा एक्सपीरियंस था कि ब्रिटिशर्स के अंडर हम लोग किस तरीके से थे कि बस उनके रूल्स को माना करते थे और हमें डिसीजन लेने के लिए पार्टिसिपेट नहीं कराया जाता था डिसीजन मेकिंग के अंदर. तो जो ये इस तरीके का रूल था इसे कहा जाता है अथॉरिटेरियन रूल. ठीक है. इस अथॉरिटेरियन रूल को के खिलाफ जो है अब हम जब फ्री होने वाले थे तो जो हमारे नेशनलिस्ट थे वो चाहते थे कि एक फ्री इंडिया क्या हो, एक डेमोक्रेसी बनाई जाए. डेमोक्रेसी में जहाँ पर सारे लोगों को एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा और सबको पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा गवर्नमेंट के अंदर. तो इस तरीके का हम सिस्टम, हमारे जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने सिस्टम बनाया, इंडिया को एक डेमोक्रेसी बनाया ताकि सारे लोग इक्वली पार्टिसिपेट कर सकें गवर्नमेंट के अंदर. समझ में आई बात है. डेमोक्रेसी क्या होता है? इलेक्टेड अ गवर्नमेंट, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल. ठीक है. What remained to be done then was to be worked out the ways in which the democratic government would be set up in India and the rules that would determine its functioning. ठीक है. तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो हम बनाने वाले थे, इंडिया बनाने वाली थी, उसको बनाने के लिए हमें कुछ रूल्स को लिखना था, रूल्स को बनाना था. ठीक है. दिस वॉज डन नॉट बाय वन पर्सन बट बाय अ ग्रुप ऑफ अराउंड 300 पीपल who became members of the Constituent Assembly in 1946. तो 1946 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन लिखना स्टार्ट किया था. हमारे जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखना स्टार्ट किया, संविधान लिखना स्टार्ट किया. और इसे केवल एक इंसान ने नहीं लिखा है, इसे 300 से भी ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट किया. और ये जो 300 से भी ज़्यादा लोग हुआ करते थे ये मीटिंग किया करते थे, ये आपस में बैठा करते थे, डिस्कस किया करते थे. तो जो ये मीटिंग हुआ करती थी, जो ये कमेटी थी, इसको क्या बोला जाता था? कंस्टिट्यूएंट असेंबली. क्या बोला जाता था? कंस्टिट्यूएंट असेंबली. तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ था 1946 में और 300 से भी ज़्यादा लोग इसके मेंबर हुआ करते थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में हेल्प कर रहे थे. ठीक है.
वो मीट पीरियोडिकली फॉर द नेक्स्ट 3 years टू राइट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। वो क्या करते थे, हर 3-4 महीने में वो मिला करते थे, आपस में बैठा करते थे, डिस्कस किया करते थे, और अगले 3 सालों तक ऐसे ही रोज हुआ करता, ऐसे ही रेगुलर होता रहा, और कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की शुरुआत हो चुकी थी। और इसे लिखने में कम से कम कितने समय लगा, 3 साल का समय लगा अप्रोक्सीमेट। ठीक है। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो क्या कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को बना रही है। These members of the Constituent Assembly had a huge task before them. The country was made up of several different communities who spoke different languages, belonged to different religions and had distinct cultures. ठीक है, जो members थे Constituent Assembly के, उनके पास बहुत सारा काम था। ठीक है, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री थी जहाँ पर बहुत सारी कम्युनिटीज़ थी, अलग अलग तरीके की कम्युनिटीज़ थी, जो कि अलग अलग लैंग्वेज बोला करती थी, अलग अलग रिलीजन हुआ करते थे हमारे यहाँ पर, अलग कल्चर था। इंडिया देखो कैसा है, तुम देख लो, अलग अलग कम्युनिटीज़ है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ठीक है, अलग लैंग्वेज है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे अंदर और भी कास्ट सिस्टम है, लैंग्वेजेस अलग है, हिंदी, उर्दू, मराठी, बंगाली। ठीक है, तो डिफरेंट रिलीजन है। ठीक है, रिलीजन तो मैंने बता ही दिया, कम्युनिटीज़ अलग हैं, और कल्चर भी अलग है, सब जगह का कल्चर बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, तो इंडिया एक ऐसी कंट्री थी जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाना था, और सबके जितने भी अधिकार हैं उनको वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डालना चाहते थे। ठीक है, ऑल्सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया गया था, इंडिया वाज गोइंग थ्रू द कंसिडरेबल टर्मोइल। देखो, टर्मोइल का मतलब यहाँ पर यह है कि बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे थे उस टाइम पर। ठीक है, बहुत सिचुएशंस ख़राब थी जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, क्योंकि 1947 में क्या हुआ था, पार्टीशन हुआ था। और 19 देखो, कॉन्स्टिट्यूशन कब लिखा गया है, 1946 से लेके 1949 के बीच में, और उसी बीच में इंडिया में बहुत ज़्यादा दंगे हो रहे थे, क्योंकि पार्टीशन हो चुका था इंडिया और पाकिस्तान का। पार्टीशन के टाइम पे क्या हुआ था, जब वो इंडिया से कुछ लोग पाकिस्तान जा रहे थे और कुछ लोग इंडिया आ रहे थे, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए, और पार्टीशन के कारण, ठीक है, बहुत ज़्यादा तनाव का कारण था इंडिया के अंदर। सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट रिमेन्ड अनडिसाइडेड अबाउट देयर फ्यूचर्स। और कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे जो कि इंडिया का पार्ट नहीं बनना चाह रहे थे, उनके बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो देखो, इंडिया अभी जब तुम आगे क्लासेस में पढ़ोगे तो तुम्हें ये बात समझ में आएगी कि इंडिया जो है एकदम से नहीं बन गया है। ठीक है, इंडिया का जो ये आज तुम्हें 28 स्टेट्स दिखाई देते हैं, वो एकदम से एक साथ नहीं आए, धीरे धीरे करके बने हैं ये सारे स्टेट्स। पहले बहुत सारे स्टेट्स हुआ करते थे, पहले 540 से भी ज़्यादा स्टेट्स होते थे, और वो धीरे धीरे करके क्या हुआ, 28 स्टेट्स में कन्वर्ट हुए। तो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे उस टाइम पर जहाँ पर राजाशाही हुआ करती थी, और वो लोग इंडिया का पार्ट बनना नहीं चाहते थे। तो कुछ का फ्यूचर डिसाइड नहीं था, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि देखो हिंदू मुस्लिम में दंगे हो रहे थे, और लोगों के पास पैसा नहीं था, गरीब था बहुत देश। तो बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशंस थी जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था। All of these issues played on the minds of the members of the Constituent Assembly। और ये जितने भी इश्यूज हैं सब ये किसके दिमागों में चल रहे थे, जो ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, इनके दिमाग में ये सारी सिचुएशंस चल रही थी। एज दे ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, लिखा, तब उस टाइम पर इनके पास दिमाग में ये सारी सिचुएशंस थी। इसलिए ये लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे तो सबकी प्रॉब्लम्स को देख रहे थे, समझ रहे थे, और वो आगे सिचुएशन ऐसी ना आए, इस तरीके से इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा। They rose to the occasion and gave this country a visionary document that reflect a respect for maintaining diversity while preserving national unity। तो ये लोग जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, तो ये लोग ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लिखना चाह रहे थे जो कि कैसा डॉक्यूमेंट हो, एक विजनरी डॉक्यूमेंट हो। लोग जब उसे पढ़ें, समझें, तो उनको ये समझ में आए कि इसमें सबकी भलाई है। एंड आर रिस्पेक्ट फॉर मेंटेनिंग डाइवर्सिटी, और जो डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन किया जा सके, लोगों को अलग, जैसे अगर कोई एक
जैसे साउथ में तुम देख रहे होगे कि बहुत सारे स्टेट्स हैं, उनको अलग राज्य बनाया हुआ है, ठीक है, और उनके अधिकारों की बात वो खुद कर सकते हैं। तो इसी तरीके से डाइवर्सिटी को, जो अलगपन है, उसको पूरी तरीके से रिस्पेक्ट किया जा सके और नेशनल यूनिटी भी बरकरार रखी जा सके, लोग एकजुट भी रहें और उनके अपना कल्चर भी चलता रहे, इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था। द फाइनल डॉक्यूमेंट आल्सो रिफ्लेक्ट्स their concern for eradicating poverty through socio-economic reforms as well as emphasizing the crucial role the people can play in choosing their representatives। ठीक है, और उन्होंने और भी चीज़ों का ध्यान रखा। जब फाइनल डॉक्यूमेंट बनाया गया तो उन्होंने ये भी ध्यान रखा कि गरीबी को हटाया जा सके, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए जा सकें, ठीक है, और इस पे एम्फेसाइज किया जा सके कि लोग जो हैं वो डायरेक्टली रिप्रेजेंट करें अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, मतलब वो इलेक्ट करें अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, और हर एक वर्ग से एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हो, यानी कि अगर कोई दलित है तो दलित का भी एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होना चाहिए। तो इस तरीके का डॉक्यूमेंट लिखा गया और सबको इक्वली अधिकार दिए गए इस डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो पूरी नींव है, किस इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को, ठीक है। इन्हें बाबा साहेब भी कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर नाम था इनका, और इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो इन्होंने कुछ लिखा है, डॉक्टर अंबेडकर बिलीव डैट हिज पार्टिसिपेशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये क्या थे, ये पार्टिसिपेंट थे किसमें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है। एक्चुअली ये ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड हुआ करते थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन लिख रही थी। हेल्प द शेड्यूल कास्ट गेट सम सेफगार्ड इन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो नीचे धर्म के एससीज हैं, जो लोग एसटीज हैं, उनके लिए कुछ लिखना ज़रूरी था ताकि उनके जो अधिकार हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। बट ही आल्सो स्टेटेड दैट ऑल्दो द लॉज might exist, scheduled caste still had reasons to fear because the administrator of these laws were in the hands of caste Hindu officers। देखो उन्होंने कहा कि हम अधिकार तो बना देंगे शेड्यूल कास्ट के, ठीक है, शेड्यूल कास्ट को अधिकार तो दे देंगे सारे, उनको बचाया जा सकता है, उनके खिलाफ अगर कोई उन्हें मारता पीटता है तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस तो होंगे, लेकिन जो शेड्यूल कास्ट है फिर भी वो डरे रहेंगे, क्योंकि जो ऑफिसर्स होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव के जो ऑफिसर्स होंगे, वो तो बेसिकली हिंदू ऑफिसर्स होंगे जो कि अच्छी कास्ट, अच्छे अपर कास्ट के होंगे, ठीक है। तो इसलिए शेड्यूल कास्ट को गवर्नमेंट में और सिविल सर्विसेज में कुछ सीट्स मिलनी चाहिए, इसी कारण से रिजर्वेशन आया। याद रखना, जो रिजर्वेशन आजकल मिला हुआ है ना एससी एसटीज को, वो जो रिजर्वेशन की पॉलिसी थी ये इन्होंने पहले से ही स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आए वो इज कंसिडर एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो तुम्हें क्या लिखना है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भीमराव अंबेडकर। तो ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कौन से की फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। तो आज हम 3 की फीचर्स के बारे में बात करेंगे, फेडरलिज्म, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है। तो इन 3 के बारे में आज करेंगे, और लास्ट 2 जो फंडामेंटल राइट्स एंड सेकुलरिज्म है, इसके बारे में हम कल बात करेंगे, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म सबसे पहले हम समझते हैं कि फेडरलिज्म क्या होता है। देखो फेडरलिज्म की मीनिंग, डेफिनेशन होती है एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। जब एक से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है तो उसे क्या कहा जाता है, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में क्या होता है, देखो फेडरलिज्म में होता है लेवल ऑफ गवर्नमेंट। लेवल ऑफ गवर्नमेंट का मीनिंग क्या होता है, एक गवर्नमेंट रहेगी सेंटर पे तो उसे क्या कहा जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट रहेगी स्टेट के अंदर तो स्टेट गवर्नमेंट कहा जाएगा। तो ये क्या हुए, 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट हुए। पहला लेवल क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और दूसरा लेवल क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट का। तो इस टाइप के सिस्टम को क्या कहा जाता है, फेडरलिज्म, जहां पर सेपरेशन ऑफ पावर होती है, पावर का विभाजन हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। सेंटर के पास अपनी पावर होती है, स्टेट के पास अपनी पावर होती है। तो इस तरीके के सिस्टम को क्या कहा जाता है, फेडरलिज्म।
ठीक है, इन द कंट्री। इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट्स एट द स्टेट लेवल एंड द सेंट्रल लेवल। तो हमारे यहाँ पर दो तरीके के लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, पहला स्टेट लेवल पर और दूसरा सेंट्रल लेवल पर। ठीक है, सेंटर की गवर्नमेंट अलग है, स्टेट की गवर्नमेंट अलग है। जैसे हम कहते हैं ना यूपी गवर्नमेंट या स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है जिसे। ठीक है, और 1992 में तीसरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी आ गई। तो इंडिया में अब कितनी लेवल ऑफ गवर्नमेंट है? थ्री लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, तो तीसरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है? जो कि पंचायत राज होती है। पंचायत राज का मतलब होता है जो कि गांव में काम करती है, पंचायती राज सिस्टम कहा जाता है उसे। तो वो क्या है? थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट। तो टायर भी बोल सकते हो तुम, लेवल भी बोल सकते हो। तो थ्री टायर्स ऑफ गवर्नमेंट होती है। फर्स्ट लेवल पे कौन, फर्स्ट टायर ऑफ गवर्नमेंट में कौन आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड टायर ऑफ गवर्नमेंट में कौन आता है? स्टेट गवर्नमेंट। और थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट में कौन आता है? पंचायती राज सिस्टम, जो कि लोकल लेवल पे होती है या विलेजेस में या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। The vast number of communities in India meant that a system of government need to be devised that did not involve only persons sitting in the capital city of New Delhi and making decisions for everyone. इस तरीके का सिस्टम बनाया क्यों गया? इस तरीके का सिस्टम इसी वजह से बनाया गया, फेडरलिज्म क्यों बनाया गया इंडिया में, ताकि जो सेंट्रल में लोग बैठे हुए हैं वो किसी दूसरे स्टेट में के जो लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स क्या समझ पाएंगे। जो लोग नीचे तमिलनाडु में बैठे हैं और एक इंसान दिल्ली में बैठा हुआ है, तो क्या दिल्ली वाला तमिलनाडु वाले की बात प्रॉब्लम को समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए वहाँ पर एक अलग गवर्नमेंट होनी चाहिए और वो जो गवर्नमेंट होंगे उसके रिप्रेजेंटेटिव भी दिल्ली में बैठते हैं ताकि वो अपनी बात रख सके। समझ में आई बात? तो इसी कारण से, क्योंकि बहुत अलग डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं इंडिया के अंदर, इसी कारण से डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाए गए ताकि सबकी बात को अच्छी तरीके से रखा जा सके गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, Instead, it was important to have another level of government in the states so that decisions could be made for that particular area. तो अगर तमिलनाडु के लोगों के लिए कोई अधिकार, कोई कोई कानून बनाना है तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, इसी कारण से अलग लेवल की गवर्नमेंट का निर्माण किया गया, इसलिए इंडिया में फेडरलिज्म लाया गया। ठीक है, while each state in India enjoys autonomy in exercising powers on certain issues। ठीक है, और इंडिया में ऑटोनॉमी भी दी गई, किसको? स्टेट गवर्नमेंट्स को, यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट है वो, उनको किसी को भी ये बताना नहीं कि हमने ये काम क्यों किया। वो क्या है? ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? वो उनके पास खुद का अपने अधिकार हैं। स्टेट गवर्नमेंट के अपने खुद के अधिकार हैं, वो अपनी मर्जी से कोई भी कानून बना सकते हैं। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स पे जो, ठीक है, सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल कंसर्न रिक्वायर डेट ऑल दीज स्टेट फॉलो द लॉज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो, कुछ कानून तो ये अपने स्टेट के लिए, जो भी स्टेट के जो कानून होंगे, यानी स्टेट के लिए कोई काम करना होगा तो वो स्टेट गवर्नमेंट खुद बनाएगी। अगर कोई नेशनल लेवल पे कोई कानून बनाना है, ठीक है, तो नेशनल कंसर्न का वो कानून है तो उसे कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, तो वो नेशनल कंसर्न के कानूनों को कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी लिस्ट होती है कि वो किस पे कानून बना सकते हैं, इसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी लिस्ट होती है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन लिस्ट्स दैट डिटेल्स द इश्यूज दैट ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन। ठीक है, हर एक टायर ऑफ गवर्नमेंट, हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पंचायती राज, सबके पास अपनी खुद की लिस्ट है कि वो किस पे कानून बना सकते हैं। वैसे पंचायती राज को कानून बनाने का अधिकार नहीं होता, बस सेंटर को और स्टेट को होता है। ठीक है, तो उनके पास अपनी लिस्ट होती है कि किस किस पे वो कानून बना सकते हैं। ठीक है, अभी ये हम फ्यूचर क्लासेस में समझेंगे कौन कौन सी लिस्ट होती है। वैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट होती है। इन एडिशन, द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो स्पेसिफाइज वेयर ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन गेट द मनी फ्रॉम द वर्क दैट इट डज। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा गया है, ये भी स्पेसिफाई किया गया है कि जो ये टायर ऑफ गवर्नमेंट है, हर एक टायर ऑफ गवर्नमेंट है, इसको पैसा कहाँ से मिलेगा, ये पैसा कैसे कमाएंगे। जैसे देखो, गवर्नमेंट चलानी है तो पैसा चाहिए, तो हर एक टायर ऑफ गवर्नमेंट पर, हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा, इसके बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है, हर एक चीज़ बताई गई है।
ठीक है। अंडर फेडरलिज्म द स्टेट्स आर नॉट मेरली एजेंट्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट बट ड्रॉज देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होती है, याद रख लेना। ठीक है, और वो लोग फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, उनकी एजेंट की तरह काम नहीं करती। ठीक है, लेकिन हाँ कुछ कानून हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कहती है तो स्टेट गवर्नमेंट को करना ही पड़ता है। ठीक है, लेकिन इनके खुद की अपनी अथॉरिटी भी होती है, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी अथॉरिटी है। All persons in India are governed by the laws and policies made by each of these level of government। तो हर एक पर्सन जो इंडिया में रहता है वो कानून से चलता है, पॉलिसीज से चलता है जो कि गवर्नमेंट बनाती है। जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, कानून बनाती है, उसी के अकॉर्डिंग उसे हर एक इंसान को चलना पड़ता है। ठीक है, तो इस पे कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, वो समझ लो कौन कौन से क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? तो डेफिनेशन है, दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। तो कौन कौन सी होती है? गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल। ठीक है, तो जहाँ पर भी मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी उसे क्या कहा जाएगा? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, Why is it important? क्यों important होती है? India is a vast country with the number of communities required another level of government in the states so that decisions can be made for that particular area। ठीक है, इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है जहाँ पर नंबर ऑफ कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, इसी कारण से हमें एक और लेवल ऑफ गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट हुई जो कि स्टेट लेवल पे काम कर सके। इसी कारण से ठीक है फेडरल गवर्नमेंट लाई गई इंडिया के अंदर। Which assembly made the constitution and was the president of the constituent assembly? constituent assembly जो है, कौन सी असेंबली थी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन जिसने बनाया? तो उस असेंबली का नाम है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 1946 में बनाई गई थी ये, और इसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे राजेंद्र प्रसाद। याद रख लेना, इस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन होते थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगर पूछा जाए ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट कौन होते थे तो वो थे भीमराव अंबेडकर। अब हम दूसरे की फीचर की बात करने वाले हैं। पहला की फीचर क्या था कॉन्स्टिट्यूशन का? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हम दूसरा की फीचर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? वो है पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पर है? इंडिया में। इंडिया में क्या होता है? पार्लियामेंट होती है। The different tiers of government that you just read about consist of representatives who are elected by the people। देखो, हर एक टायर ऑफ गवर्नमेंट में मतलब सेंटर के अलग अलग इलेक्शंस होते हैं, स्टेट लेवल के अलग इलेक्शंस होते हैं, और सबके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिसको कौन चुनता है? लोग चुनते हैं। ठीक है, एमएलए चुने जाते हैं जो कि स्टेट लेवल पे होते हैं। याद रख लेना, एमएलए बोला जाता है, नहीं वैसे और भी डिटेल में समझोगे तुम इस साल। और दूसरा होता है एमपी। एमपी होता है स्टेट सेंट्रल लेवल पे, और ये होते हैं स्टेट लेवल पे। तो एमपी और एमएलए को कौन चुनता है? इलेक्टेड बाय द पीपल। और इन्हें एमपीज को और एमएलए को क्या बोला जाता है? रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, हर एक टायर ऑफ लेवल के अपने रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तुमने एक स्टोरी पढ़ी थी क्लास 7 के अंदर, द स्टोरी ऑफ द कांता वो वाज स्टैंडिंग इन लाइन टू वोट ड्यूरिंग एन इलेक्शंस। कांता जो है वो लाइन में खड़ी थी वोट करने के लिए। तो वो वोटिंग जो हो रही थी उसे क्या कहा जाता है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन गारंटीज द यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन्स। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मतलब क्या होता है? राइट टू वोट। हर एक इंसान जो कि 18 साल का है, जो कि एडल्ट है, देखो यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है ना बीच में, एडल्ट। तो जो भी इंसान 18 साल से ऊपर का है, एडल्ट है, उसे क्या है? ही हैज़ द राइट टू वोट, उसके पास अधिकार है वोट देने का। ठीक है, when they were making the constitution the members of the constituent assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses for universal adult franchise and that this would help encourage a democratic mindset and break the clutches of traditional caste, class and gender hierarchies। देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज क्यों दिया गया था सारे सिटीजन को? इसी कारण से दिया गया था क्योंकि
जो पहले से ट्रेडिशनल कास्ट क्लास जेंडर हिरार्की चली आ रही थी कि सिर्फ और सिर्फ ऊंचे दर्जे के लोगों को वोटिंग करने का अधिकार हुआ करता था, कुछ कुछ सिर्फ कास्ट को ही वोटिंग करने का अधिकार हुआ करता, ये सब खत्म किया जा सके और कोई भी जात पात ना रहे, कोई भी अगर कोई अपर कास्ट का है या अमीर लोग है सिर्फ वही लोग वोट ना कर सकें, इसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज लाया गया। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज में मीनिंग क्या था कि सब लोगों को, जो भी 18 साल से ऊपर है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो या ना हो, सबको वोटिंग करने का अधिकार है, ताकि इंडिया जो है वो उनको ये लगे, इंडियंस को ये लगे कि हम सब क्या हैं, इक्वल हैं। This means that the people of India have a direct role in electing their representatives। और इसी तरीके से क्योंकि इन्हें यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है इंडिया के अंदर, तो हर एक इंसान को डायरेक्टली इलेक्ट करने का अधिकार है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को डायरेक्टली इलेक्ट कर सकते हैं। Also, every citizen of the country, irrespective of his or her social background, can also contest in the elections। और एक और अधिकार दिया गया क्या, कि हर एक सिटीजन, जो भी इंडिया का सिटीजन है, चाहे उसका सोशल बैकग्राउंड हो या ना हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो या ना हो, सबको ये अधिकार है कि वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल। और जो भी लोग चुने जाएंगे, जो एमएलए चुने जाएंगे, एमपी चुने जाएंगे, ये डायरेक्टली ये रिप्रेजेंटेटिव कहला रहे हैं, तो ये अकाउंटेबल है लोगों को जो भी ये डिसीजन लेंगे उसके बारे में लोगों को बताएंगे कि वो डिसीजन उन्होंने क्यों लिया है। ठीक है, दीज आर द अकाउंटेबल टू द पीपल। ठीक है, तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स के क्या क्या काम होते हैं उसके बारे में आप यूनिट 2 में समझोगे। ठीक है, अब आ जाओ एनसीईआरटी क्वेश्चंस को। 2-3 एनसीईआरटी, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं। व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अगर रिस्ट्रिक्शंस ना लगाए जाएं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की पावर को, तो क्या होगा। अगर जो इलेक्टेटिव रिप्रेजेंटेटिव है, जो एमपी एमएलए हमने चुने हैं, इनकी पावर्स को रिस्ट्रिक्ट ना किया जाए, इनको बांधा ना जाए, तो क्या होगा। इन डेमोक्रेसी people choose their leaders so that they can exercise power responsibly on their behalf। अगर डेमोक्रेसी के अंदर जो लीडर्स चुने गए हैं, अगर उनकी पावर को रिस्पॉन्सिबली एक्सरसाइज नहीं किया जाता, मतलब अगर वो इंसान जिसको हमने एमएलए या एमपी चुना है वो अपनी पावर्स का सही इस्तेमाल ना करे, तो क्या होगा। ठीक है, मतलब उसको पावर इसलिए दी जाती है ताकि वो अच्छे से इस्तेमाल करे, पर अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी बनी रहती है कि वो अपनी पावर का मिसयूज कर सकता है, क्योंकि उसके पास पावर आ चुकी है, अब वो एमएलए बन चुका है। ठीक है, तो विच कैन नॉट बी, पर डेमोक्रेसी के अंदर वो अलाउड नहीं है। दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन द ग्रॉस इनजस्टिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। अगर वो अपनी पावर्स का मिसयूज करता है, अगर वो अपनी पावर्स को गलत इस्तेमाल करता है, तो एक तरीके से इनजस्टिस होगा। इनजस्टिस का मतलब क्या होता है, सबके साथ इक्वली, मतलब सबके साथ सबको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाएगा, सबके साथ भेदभाव हो जाएगा। ठीक है, और जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो ख़त्म हो सकता है। ठीक है, हैंस एज अ सेफगार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ पावर बाय आवर पॉलिटिकल लीडर इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर पावर्स। इसी कारण से कॉन्स्टिट्यूशन ने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं कुछ पावर्स के ऊपर। ठीक है, उनके पास ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पावर है, रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, क्योंकि अगर उसके पास ज़्यादा पावर दे दी जाएगी तो वो उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, गिव्स द राइट टू वोट टू ऑल द एडल्ट सिटीजन्स। सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट, राइट टू वोट टू ऑल सिटीजन्स। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज मीन्स राइट टू वोट टू ऑल सिटीजन्स, सबको वोटिंग करने का अधिकार है जो लोग भी एडल्ट हैं। अब हम तीसरा लास्ट की फीचर समझ रहे हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, तो पहला की फीचर था फेडरलिज्म, सेकंड की फीचर था पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और तीसरा की फीचर है सेपरेशन ऑफ पावर्स। देखो, पावर को ना सेपरेट कर दिया गया है, मतलब डिवाइड कर दिया गया है।
तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होंगे। कितने ऑर्गन्स होंगे? 3 ऑर्गन्स। कौन कौन से? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। कितने होंगे ऑर्गन्स? 3, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है। द लेजिस्लेचर रेफर्स टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो लेजिस्लेचर को क्या, लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? तो लेजिस्लेचर का काम होता है टू इलेक्ट देयर, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उन्हें, वो आते हैं लेजिस्लेचर के अंदर। ठीक है। लेजिस्लेचर में कौन आते हैं? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। उसमें एमपीज, बेसिकली एमपीज आते हैं। ठीक है। मिनिस्टर ऑफ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दूसरे होते हैं एग्जीक्यूटिव। तो पहला ऑर्गन क्या होता है? लेजिस्लेचर, जिसमें कौन लोग आते हैं? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में क्या आता है? इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। दूसरे होते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन लोग होते हैं? वो लोग होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉस, जो कि कानून को इम्प्लीमेंट कराएंगे। कानून बनाएगा कौन? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है कानून को लागू कराना, इम्प्लीमेंट कराना। इम्प्लीमेंटिंग का मतलब क्या होता है? लागू कराना। ठीक है। और गवर्नमेंट को चलाना। ठीक है, अच्छे से। और तीसरा होता है जुडिशरी। जुडिशरी का काम क्या होता है और उसमें कौन लोग आते हैं? जुडिशरी रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन द कंट्री। तो जुडिशरी का मतलब समझ लेना, जज। जज का मतलब कोर्ट्स। तो यहाँ पर जितने भी जुडिशरी होती है उसमें क्या आता है? कोर्ट्स आते हैं। जितने भी कोर्ट्स होंगे वो सब किस में आएंगे? जुडिशरी के अंदर। ठीक है। तो लेजिस्लेचर के अंदर कौन आते थे? एमपीज। एग्जीक्यूटिव में कौन आता है? जैसे ऑफिसर्स होते हैं ना, डीएम, ठीक है, वो सब, आईपीएस ऑफिसर, ये सब आते हैं, जो कि क्या करते हैं? इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। और तीसरे होते हैं जुडिशरी। जुडिशरी में कौन आते हैं? अ सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन दिस कंट्री। सिस्टम ऑफ कोर्ट है जुडिशरी। क्या है? एक सिस्टम ऑफ कोर्ट है कंट्री के अंदर। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी वन ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, कोई भी ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट अपनी पावर्स का मिसयूज ना कर सके, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ईच ऑफ दीज ऑर्गन शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। इसी कारण से इन तीनों ऑर्गन्स के पास अपनी खुद की पावर है और तीनों के पास अलग तरीके की पावर है। जैसे कि लेजिस्लेचर कानून बनाएगा, एग्जीक्यूटिव उसे लागू कराएगा और जुडिशरी उस पर डिसीजंस लिया करेगा अगर वो सही है या नहीं है। Through this, each organ acts as a check on the other organs of the government। और ये जो तीनों ऑर्गन्स है ये आपस में एक दूसरे को चेक करते हैं कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और इस तरीके से बैलेंस बना रहता है पावर्स का इन तीनों के बीच में, लेजिस्लेचर के बीच में, एग्जीक्यूटिव के बीच में और जुडिशरी के बीच में। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर 3 ऑर्गन्स है। नेम द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड देयर फंक्शंस। तो देखो ऑर्गन्स ये रहे, ये मैंने तुम्हें अभी एक्सप्लेन कर ही दिया है कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। ठीक है, इन्हें लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। तो ये है हमारे ऑर्गन्स, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो ऊपर होता है कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे ऊपर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। उसके 3 ऑर्गन्स हैं। पहला लेजिस्लेटर। लेजिस्लेटर में क्या आता है? पार्लियामेंट आती है। पार्लियामेंट में कौन कौन सी आ गई? आपकी लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। तो लेजिस्लेचर का ये है पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा। एग्जीक्यूटिव में कौन आता है? प्रेसिडेंट आता है। ठीक है। तो ये राष्ट्रपति भवन है। ठीक है। ये है आपका वो पार्लियामेंट। और तीसरा होता है हमारा जुडिशियल या जुडिशरी। ठीक है। जुडिशरी में कौन आते हैं? सुप्रीम कोर्ट्स। ये सुप्रीम कोर्ट की फोटोग्राफ है। ठीक है। कोर्ट्स आते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे। तो यहाँ पर देखो मैंने काम भी बताया हुआ है, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो पहला है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? मेक्स द लॉ। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? इम्प्लीमेंट्स द लॉ। और जुडिशरी का काम क्या होता है? इंटरप्रेट्स द लॉ। तो इसको अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, मेक द लॉज, इम्प्लीमेंट्स द लॉ, इंटरप्रेट्स द लॉ। ठीक है। तो ये आज हमने 3 की फीचर्स समझे। कल हम लास्ट 2 की फीचर्स हैं, 4th पॉइंट और 5th पॉइंट, उसको समझेंगे अच्छे से डिटेल में। फंडामेंटल राइट्स एंड सेकुलरिज्म को, और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।